कि हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। केवल हमारे हक अधिकार की लड़ाई हम ना लड़े, इसके लिए हमें हिंदू के नाम पर मोबिलाइज करने का काम किया जा रहा है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो बीजेपी के भी जो नेता थे वो भी उछल गए, ओबीसी के लोग, कि मंडल कमीशन, अरे अधिकार मिलेगा तो किसको खुशी नहीं होगी। जो बीजेपी में थे, आरएसएस में भी थे, उनको खुशी हुई कि मंडल कमीशन लागू हो गया, वो भी उछलने लगे, वो भी नाचने कूदने लगे। तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा कि जब पार्टी के ओबीसी नेताओं की ये हाल है तो समाज के ओबीसी के लोग कितना उछलेंगे, इनको अधिकार मिल गया। कहा उन तक जानकारी ही जाना नहीं चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि ओबीसी राम भक्त है, इसलिए राम के नाम पर आंदोलन चलाया जाए और आडवाणी के नेतृत्व में रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, चलाया गया। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। कौन नेता था उस समय? विनय कटियार, यही अयोध्या में रहते। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीन तोगड़िया, रितंबरा, ये कौन लोग थे? ओबीसी के लोग, बहुत बड़े बड़े चेहरे थे। आज कहाँ पता है किसी का? टीवी पर कभी इंटरव्यू आता है, कभी दिखाई देते, कहाँ गए? मंडल कमीशन की लड़ाई को दबाने के लिए और ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए ये कमंडल का मामला खड़ा किया गया, मंदिर और मस्जिद का मामला खड़ा किया गया। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52 को 27 मिला, 27 में क्रिमिनल लगा दिया, मंडल की केवल एक सिफारिश लागू हुई। और इस बात को आज तक ओबीसी को पता नहीं चला। हम तो ओबीसी को रोज पूछते, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या? तो हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा सवाल पूछा। तो हम जान जाते हैं, चेहरा देख करके देख रहे हैं, इसका मतलब कठिन सवाल लग रहा। तो हम कहते हैं देखा क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट? तो भी वैसे ही देखते हैं। तो ना पढ़ा है ना देखा है। क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब पढ़ने और देखने का वक्त था तो बाबरी मस्जिद गिराने अयोध्या चले आए थे। इसकी वजह से न पढ़ा और न देखा, क्योंकि ये मामला गरम कर दिया गया। तो क्या मिला? हम लोग तो तब से कह रहे थे कि चलो मंदिर बन जाएगा तो घंटा बजाने के लिए आपको रखा जाएगा। तो लोग कहते थे ये लोग तो विरोधी लोग हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे बड़े नेता कल्याण सिंह है, उमा भारती है, परवीन तोगड़िया है, रितंबरा है, विनय कटियार है, इतने बड़े बड़े नेता है। तो भला इतने बड़े बड़े नेता को ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा, लोगों को यकीन था। लेकिन जब ट्रस्ट बना, एक भी ओबीसी को नहीं रखा। खाने में जितना चटनी अचार होता है छोटा सा, उतना भी नहीं रखा। अगर उतना भी रख लेते तो भी कहने को हो जाता कि इतना रखा है। विनय कटियार का इंटरव्यू हुआ, विनय कटियार का एक चैनल ने इंटरव्यू किया जब ये मंदिर का निर्माण चल रहा था। पूछा आपको मंदिर बनवाने में कोई जिम्मेदारी मिली है क्या? कहा हमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। कहा उधर जाते वाते हैं कि नहीं जाते? कहा कभी कभी टहलने के लिए चले जाते हैं। तो कहा मंदिर में उद्घाटन का निमंत्रण आपको आया है, आपको तो बड़ी विशिष्ट जगह मिली होगी। कहा नहीं, निमंत्रण आया है। तो कहा आप जाएंगे क्या? तो कहा आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे। मतलब कोई पूछ नहीं रहा है, जाना है तो चले जाएंगे। तो ये हालत में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये बात समझने की जरूरत है कि देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है, ताकि आप अपने हक अधिकार की लड़ाई को न लड़ें। इसलिए इससे बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में एक लंबे समय से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की लड़ाई हम लोग माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में लड़। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए थे तो आम लोग को समझ में ही नहीं आता था कि जनगणना का मामला क्या है, ये गिनती का मामला क्या है। तब वो लोग कहते रहते थे इससे जातिवाद फैलेगा, कांग्रेस वाले भी कहते थे जातिवाद फैलेगा, बीजेपी वाले भी कहते थे जातिवाद फैलेगा। लेकिन जब हम लोगों ने इसको विस्तार से लोगों को समझाने का काम किया, लोग समझ गए, तो ये नतीजा हो गया कि बड़े पैमाने पर लोग हमारे साथ में संगठित होने लगे। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि वामन मेश्राम साहब के साथ ओबीसी खड़ा हो जाएगा तो देश में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इसको रोकना पड़ेगा। अगर उधर चला गया तो बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इस देश में तो लंबे समय से ओबीसी
कोशिश चल रही है, इनको आपस में कैसे लड़ाया भिड़ाया जाए इसकी कोशिश हो रही है। तो क्या किया, एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, उधर ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री के पास पावर है क्या जनगणना करने का? आज तक नहीं किया, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, आज तक नहीं किया। कठपुतली की नाच इसमें बहुत लोगों ने देखी होगी, जो पुराने लोग हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो उसका जमाना जा रहा था, चला गया, तो कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। मोदी नाचते हुए दिखते हैं, नचाने वाला आरएसएस नहीं नजर आता है। तो मोदी कठपुतली है और आरएसएस नचाता है, ये बात भी ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। जब 2024 में झटका लगा, सीटें कम हो गई, 2 बैसाखी पर सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी हो गई, एक नीतीश कुमार की बैसाखी, एक चंद्रबाबू की बैसाखी, तो आरएसएस के लोगों की आंख खुली। सोचा क्या हो गया, तो पता चला ये संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, इसने चुनाव हरवा दिया। कहा इसका जल्दी से जल्दी कुछ करो। तो आरएसएस के लोगों ने मीटिंग किया और कहा कि जाति जनगणना हम करना चाहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आरएसएस माँ बाप है, वो कुछ कहेगा तो इधर कुछ होगा बीजेपी में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये जितने मंत्री सूट पहन के घूम रहे हैं ना अलग अलग जाति के, इनको अलग अलग जाति में केवल दौड़ाया जा रहा है। तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे बिरादरी के लोग वोट दे दें, और जब कोतवाली में मामला फंसता है तो मंत्री का कोतवाल नहीं सुनता है। ऐसा अनुभव आप लोगों को भी होगा, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहे। तो आरएसएस ने कहा जनगणना से हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बड़ी चालाकी है, जनगणना से ऐतराज नहीं है, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे कांग्रेस का गला फंस गया था तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया मगर रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया, वैसे तुम्हारा भी गला जब बहुत फंस जाए कर लेना, मगर घोषित मत करना। अच्छा, जब घोषित होगा तो राजनीतिक आदमी राजनीतिक इस्तेमाल करेगा, सामाजिक आदमी सामाजिक इस्तेमाल करेगा, जिसको आर्थिक आंकड़ों की जरूरत है वो आर्थिक रूप से उन आंकड़ों का इस्तेमाल करेगा, जिसको जैसी जरूरत है वैसा इस्तेमाल करेगा। तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यही साजिश है कि आंकड़े नहीं आना चाहिए। पहले तो करना ही नहीं है, और अगर गला इतना दब जाए कि करना पड़े तो आंकड़े घोषित नहीं होने चाहिए। इसलिए कहा कि उधर पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे और 27 में उसको शुरू किया जाए, ताकि कई राज्यों का चुनाव निकल जाए, फिर उसके बाद 29 का चुनाव आ जाए, फिर मामला खत्म हो जाएगा, फिर अगले देखा जाए। तो ये सारी साजिश चल रही है। एक तरफ तो ये साजिश चल रही है, दूसरी तरफ आजकल राहुल गांधी से चाहे जो बुलवा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे जहां जहां तुम्हारी सरकार है कर दिया क्या? अरे जहां जहां राहुल गांधी की सरकार है कांग्रेस की, वहां तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी कर देते, फिर ये गाना गाते तो लोगों को सुनने में थोड़ा मनोरंजक लगता, थोड़ा अच्छा लगता। जहां सरकार है वहां भी नहीं किया तो ये गाना सुनने में कैसे अच्छा लगे? जनगणना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे महिला आरक्षण जब लागू हुआ तो किसकी सरकार थी? जब बिल आया महिला आरक्षण का, शरद यादव जी ने संसद में कहा था केवल हिप्पी कट महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होने देंगे, कोटे के अंदर कोटा लागू करना पड़ेगा। तब बिल रुक गई थी, वही बिल फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया, फिर ओबीसी को कोटा नहीं मिला। और राहुल गांधी ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया कि कोटे में कोटा ओबीसी को मिलना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे का मुद्दा दबाते हुए कहा कि मोदी के कैबिनेट में ओबीसी अधिकारी नहीं, मोदी के सचिवालय में ओबीसी अधिकारी नहीं। तो ये धोखेबाजी हो रही। और कुछ लोग जो हमारे जेंटलमैन लोग हैं, वो जेंटलमैन लोगों की आत्माएं भटक रही है। कैसे विधानसभा में पहुंचा जाए, कौन सी शरीर में घुस के पहुंच जाए, कैसे लोकसभा में पहुंचा जाए, कैसे राज्यसभा में पहुंचा जाए। तो जो जेंटलमैन लोग हैं वो जेंटलमैन लोग कह रहे हैं अब देश का कल्याण तो राहुल के हाथ में, अब कांग्रेस ही देश का कल्याण करेगी, यही सच्ची देशभक्त है। ऐसा प्रचार करने का काम कर रहे हैं। लगातार भेड़िया शाकाहारी हो गया, सुनने में बड़ा अच्छा लगता, भेड़िया शाकाहारी हो गया, मगर क्या भेड़िया शाकाहारी होता है? भेड़िया कभी भी शाकाहारी नहीं होता है।
और जो ये मूर्खता करते हैं, भेड़िए को शाकाहारी समझने की जो मूर्खता करते हैं और दया करके भेड़िए को चारा देने जाते हैं, चारा साइड में रखता है और उनको ही चारा समझकर खा जाता है, क्योंकि भेड़िया शाकाहारी नहीं होता है, भेड़िया मांसाहारी ही होता है। तो हमें समझने की जरूरत है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी से सीख लिया। मोदी ने कहा कि 15-15 लाख सबके खाते में डालें, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमे। अरे हवाई चप्पल वाला हवाई चप्पल खरीदने की स्थिति में नहीं है, इतना टाका लगाता उसमें, इतना टाका लगाता, इतना टाका लगाता है, जब तक हवाई चप्पल का धुर्री धुर्री नहीं उड़ जाता, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते, तब तक टाके पर टाका लगाता रहता है। आज हवाई चप्पल खरीदने की स्थिति में नहीं है, सपना दिखा दिया हवाई जहाज में घूमे। किसानों की इनकम 2 गुनी हो जाएगी। तो राहुल ने सोचा, जब मोदी इतनी बड़ी बड़ी फेंक के 3 बार जीत गया चुनाव, नहीं किया फिर भी जीत गया, तो हम भी फेंक देते हैं, क्या जाता है, तो भुलक्कड़ लोग हैं, तो ये भूल गए होंगे हमने जो किया, तो हम भी फेंक देते हैं, हम आ जाएंगे, हम भी नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे ये लोग। तो दोनों तरफ से फेंका फेंकी चल रही है, कौन कितना ज्यादा फेंक सकता है, ये फेंकने में कंपटीशन चल रहा है। तो समझने की जरूरत हम लोगों को है कि हम लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ईवीएम पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मेश्राम साहब ने आंदोलन चलाया, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, वोट चोर गद्दी चोर। हमारे लोग भी खुश हो गए, अरे आप तो राहुल गांधी कह रहा वोट चोर गद्दी चोर। अरे ये कहा कि ईवीएम से चोरी होती है, अरे ये तो बोलता कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम रहेगा, वोटर लिस्ट मान लो 100% सही हो गई और ईवीएम रहेगा, तो ईवीएम के रहते वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? अगर ईवीएम रहेगा तो वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? तो इसका मतलब दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों मिलकर म्यूचुअल अंडर। एक बार 4 जूता वो लगाए तो हम लोग चिल्लाते हैं और हम चिल्लाते हैं तो दूसरा कहता बहुत गलत कर रहा है, 4 जूता लगा दिया, बहुत गलत कर रहा है, इतना तो नहीं मारना चाहिए। हमको लगता है कि ये 4 जूता लगाने वाला खराब है और ये जो कह रहा बहुत गलत कर रहा है ये अच्छा है। तो अगले इलेक्शन में हम उसको वोट देते हैं, फिर वो आ जाता है, पहला वाला उसके पास जाता है, उसके कान में बोलता है आ गए, अपनी वजह से आ गए कि हम 4 जूता इनको लगाए, इसकी वजह से आ गए। हम 4 लगाए इसलिए गुस्से में थे और गुस्से में थे तुमको लेकर आए और तुम आ गए। तो एक बात का ध्यान रखना, 4 का 3 मत करना, 2 जूता बढ़ा देना। तो अगला 2 बढ़ा दिया, अब और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ये तो 6 मार रहा हो तो 4 ही मार रहा, तो उस 4 वाला फिर प्रचार शुरू करता। अच्छे दिन तो नहीं आए, पुराने दिन ही अच्छे थे, मतलब 4 जूता खाने तक ठीक था, ये 6 मार रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते, अगले इलेक्शन नहीं, अब इसको हटाना है, फिर किसको लाना है, 4 जूता मारने वाले को लाना है। फिर 4 जूता वाले को ले आए, फिर ये 6 वाला गया उसके कान में, कहा तुमने कहा था 6 करने के लिए, इसलिए हमने किया, इसलिए तुम आ गए, अब की 6 का 5 मत कर देना, 2 और बढ़ा देना। तो हर बार हम सरकारें भी बदल रहे हैं, जूते भी बढ़ा रहे हैं, और इस बीच जब हमारा मूल्यवासी बहुजन समाज का कैंडिडेट जाता है, कहता भाई साहब हम भी खड़े, क्यों खड़े हो गए? हमारा आदमी बहुत गुस्से में रहता, कहता क्यों खड़े हो गए, अरे तुम क्यों खड़े हो गए? तब उसको संविधान से लेना देना नहीं होता, वैसे कहता संविधान। और जब कोई आदमी खड़ा हो जाता है, तुम क्यों खड़े, संविधान ने उसको भी अधिकार दिया है खड़े होने का, तुम क्यों खड़े हो गए, तुम तो वोट काट लोगे। अरे साहब आपने ही कहा था कांग्रेस भी खराब है, बीजेपी भी खराब है, इसलिए हम वोट मांगने चले आए आपके यहाँ, हम भी खड़े हो गए, आपसे प्रभावित हो गए। नहीं, अभी हम बहुत गुस्से में, अभी तुमको वोट नहीं देंगे, अभी हमको हराना है इसको, अगली बार आ। चलो बेचारा मायूस होकर चला गया, वोट नहीं पाया, मायूस होकर चला गया। फिर अगला इलेक्शन आया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, फिर हमारा आदमी अब अगली पार्टी से गुस्से में, कहा क्यों खड़े हो गए, वोट काट लोगे, कहा आपने ही कहा था अगली बार आना, इस बार नहीं देंगे, कहा इस बार हम और ज्यादा गुस्से में है, इस बार भी नहीं देंगे। यही चल रहा है।
और जब यही चलेगा तो आपका विकल्प कभी खड़ा नहीं होगा और आप जूते के ऊपर जूता बढ़ाते रहिए। एक को हटाइए, दूसरे को लाइए, दूसरे को हटाइए, पहले को लाइए, ये आप करते रहिए और आपका विकल्प कभी खड़ा नहीं होगा। तो ये बात समझने की जरूरत है। और इस देश के अंदर आखिरी बात कहकर, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, इस देश में दो राष्ट्रीय लेवल की ताकत मजबूत है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। इस देश में तीसरी भी एक मजबूत ताकत है और वो तीसरी मजबूत ताकत वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा की जो ताकत है वो तीसरी देश की सबसे मजबूत ताकत है। और अगर बहुजनों में बात किया जाए तो बहुजनों में ये पहले नंबर की सबसे मजबूत ताकत है। और अगर हम लोग चाहें, जो चलो गांव बूथ की ओर जो अभियान चलाने की बात की जाए, अगर हम 15 लाख बूथों तक संगठन बना दें तो ये ताकत देश की पहले नंबर की ताकत बन सकती है। तो इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। हम लोगों को यहाँ कहा जाता है कि कर भैया बल आपनो छोड़ पराइया। अभी हमारे लोग दूसरे से आस लगाए, वो पार्टी वाला तो थोड़ा ऐसे अमन मेश्राम साहब जैसे बोल रहा है तो उसको वोट दे दे, अमन मेश्राम को क्यों दे? नहीं, वो भी तो थोड़ा अमन मेश्राम जैसे ही बोल रहा, उसको दे दे, इनको क्यों दे? नहीं, वो भी तो थोड़ा, आपको पता नहीं है कि वो अमन मेश्राम की बोली इसीलिए बोली जा रही है ताकि हम भ्रमित होकर अमन मेश्राम के साथ न खड़े हो और आपको मूर्ख बनाकर आपका वोट लिया जाए और आपकी ताकत देश में ना खड़ी हो तो आपके हक अधिकार समाप्त कर दिए जाए। इसलिए अब जरूरत है कि देश में हमें अपनी ताकत निर्माण करने की जरूरत है। और इसके लिए जितने लोग आए हैं ये कम नहीं है। हमें बोरे भर सड़े हुए अनाज की जरूरत नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा लगा कर आए हुए लोग नहीं, ये स्वप्रेरणा से आए हुए लोग हैं। मुट्ठी भर सड़े हुए अनाज की जरूरत, बोरे भर सड़े हुए अनाज की जरूरत नहीं है, मुट्ठी भर अंकुरित होने वाले अनाज की जरूरत है। और अंकुरित होने वाले अनाज आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से जाने के बाद अपने जिले का जितनी विधानसभा है उनकी बूथ लिस्ट निकालिए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठिए, प्लान बनाइए और एक एक बूथ पर जाने का अभियान शुरू करिए। आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग इस देश में और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी ताकत का निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग कोशिश